इस व्याख्यान के माध्यम से हम शेर शाह सूर्य के साम्राज्य विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के ई व्याख्यान में हमने शेर शाह सूर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में अध्ययन किया। तो आगे हम बात करते हैं शेर शाह सूर्य के साम्राज्य विस्तार की, जिसमें दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार करने के पश्चात शेर शाह का प्रमुख लक्ष्य हुमायूं को भारत से बाहर निकालना तथा उत्तर पश्चिम की ओर से मुग़लों के पुनः प्रवेश को असंभव बनाना था। उसे उन सभी प्रदेशों को जीतना था जो किसी समय मुग़लों अथवा लोदी सुल्तानों के आधिपत्य में थे। इसके अतिरिक्त शेर शाह ने अपने साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए अन्य प्रदेशों को भी अपने अधिकार में करना आवश्यक समझा। इसी कारण 1545 ईस्वी में अपनी मृत्यु के समय तक एक अच्छी शासन व्यवस्था को स्थापित करने के अतिरिक्त शेर शाह निरंतर युद्धों और राज्य विस्तार में लगा रहा। शेर शाह ने खवाश खान और कुतुब खान को हुमायूं को भारत से बाहर निकालने के लिए नियुक्त किया और स्वयं आगरा और दिल्ली की व्यवस्था करने के पश्चात लाहौर और उसके पश्चात खुशाव तक गया। वहाँ पर बहुत से बलूची सरदारों ने उसके आधिपत्य को स्वीकार कर लिया और जब वह हुमायूं की ओर से निश्चिंत हो गया तब उत्तर पश्चिम सीमा के गख्खर प्रदेश को जीतने के लिए गया। शेर शाह का उद्देश्य बोलन दर्रे और पेशावर से आने वाले मार्गों को मुग़लों के आक्रमण से सुरक्षित करना था। विभिन्न बलूची सरदारों और सिंध के कुछ भाग पर अधिकार करने से कुछ सुरक्षा उसे प्राप्त हो गई थी, परंतु गख्खर जाति मुग़लों के प्रति वफादार थी। शेर शाह ने गख्खरों को समाप्त करने का निश्चय किया। उसने उनके प्रदेशों पर आक्रमण किया, उनके मुख्य स्थानों को नष्ट कर दिया और अनेक गख्खरों को कैद कर लिया। वह गख्खरों की शक्ति को तोड़ सका परंतु समाप्त नहीं कर सका। अनेक गख्खर सरदार इसके बाद भी शेर शाह का विरोध करते रहे और एक लंबे समय तक यह संघर्ष चलता रहा। अपनी उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए शेर शाह ने वहाँ एक दृढ़ किला भी बनवाया, जिसका नाम उसने रोहतासगढ़ रखा। उसने वहाँ ऐबक खान और खवाश खान के नेतृत्व में एक शक्तिशाली अफगान सेना नियत की। वहीं से शेर शाह ने एक भागे हुए राजकुमार की सहायता करके कश्मीर के शासक मिर्ज़ा हैदर को गद्दी से हटाने का प्रयत्न किया, यद्यपि उसे सफलता नहीं मिल सकी। इसके बाद हम बात करते हैं 1541 ईस्वी में ही बंगाल के विद्रोह की। शेर शाह पंजाब को ठीक प्रकार से व्यवस्थित भी नहीं कर सका था कि उसे बंगाल से चिंताजनक सूचनाएं प्राप्त हुई। सूबेदार खिजर खान ने मृत सुल्तान महमूद शाह की पुत्री से शादी कर ली और एक स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार कर रहा था। शेर शाह स्वयं वहां गया और खिजर खान को कैद कर लिया। बंगाल जैसे दूरस्थ और धनवान सूबे में विद्रोह की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए शेर शाह ने वहां एक अन्य प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की। उसने बंगाल को सरकारों या जिलों में बांटकर उनमें से प्रत्येक को एक छोटी सेना के साथ सिकदारों के नियंत्रण में दे दिया और सिकदारों की देखभाल के लिए एक असैनिक अधिकारी आमीन ए बंगला अथवा अमीर ए बंगाल को नियुक्त किया। सर्वप्रथम काजी फजीलात नामक व्यक्ति को यह पद दिया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत बंगाल में किसी भी अधिकारी के पास एक बड़ी सेना नहीं रही, जिससे उनमें से कोई भी विद्रोह करने की स्थिति में नहीं रहा। 1542 ईस्वी में हम मालवा विद्रोह की बात करते हैं। मालवा में मल्लू खान गुजरात के सूबेदार के रूप में कार्य कर रहा था, परंतु बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात उसने स्वतंत्र शासक के रूप में मालवा पर अधिकार करके अपने को कादिर शाह की उपाधि से विभूषित कर लिया। मांडू, सारंगपुर, उज्जैन और रणथंबोर के दृढ़ किले उसके अधिकार में थे।
उसने 1540 ईस्वी में शेर शाह के बेटे कुतुब खान को सहायता देने से इनकार किया था, जिसके कारण कालपी के युद्ध में अस्करी और हिंदाल ने उसकी हत्या कर दी। उसने शेर शाह के आधिपत्य को भी मानने से इनकार कर दिया, परंतु शेर शाह को इसका अधिक भय था कि कहीं दुर्बल कादिर खान जोधपुर के शासक मालदेव अथवा हुमायूं के संरक्षण में न चला जाए, जिनसे शेर शाह को खतरा हो सकता था। इस कारण शेर शाह मालवा पर आक्रमण करने के लिए गया। मार्ग में उसने ग्वालियर के किले को अपने अधिकार में किया। कादिर शाह डर गया और सारंगपुर आकर उसने शेर शाह को आत्मसमर्पण कर दिया। मांडू, उज्जैन, सारंगपुर आदि सभी स्थान शेर शाह के अधिकार में चले गए। शुजात खान को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया और कादिर शाह को लखनौती व कालपी की जागीरें दी गई, परंतु कादिर शाह अपनी जान बचाकर गुजरात भाग गया। वापस आते हुए शेर शाह ने रणथंभौर के किलेदार को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया और यह दृढ़ किला भी शेर शाह को प्राप्त हो गया। बाद में मालवा को पुनः जीतने का कादिर शाह का प्रयत्न असफल हुआ। तो इस तरीके से 1542 ईस्वी में शेर शाह के द्वारा मालवा को विजय किया। इसके बाद हम बात करते हैं 1543 ईस्वी में रायसीन की। मालवा को जीतने के पश्चात शेर शाह बिहार गया। वहाँ उसने पटना नगर बसाया और वहाँ एक दृढ़ किला बनवाया। वहीं उसे एक समाचार मिला कि रायसीन के राजा पूर्णमल ने मुसलमानों पर इतने अत्याचार किए थे कि सम्मानित मुस्लिम परिवारों की स्त्रियों को नाचने गाने का पेशा करना पड़ रहा था। शेर शाह ने पूर्णमल को दंड देने की शपथ ली। डॉक्टर कानूनगो के अनुसार शेर शाह का रायसीन पर आक्रमण करने का कारण धार्मिक न होकर राजनीतिक था। पूर्णमल के अधिकार में रायसीन और चंदेरी के दृढ़ किले थे, जिनका शासन वह अपने बड़े भाई के छोटे बेटे के नाम से करता था। मालवा में उन शक्तिशाली किलों को राजपूतों के आधिपत्य में छोड़ना शेर शाह के लिए कभी भी खतरनाक हो सकता था। यद्यपि शेर शाह के मालवा आक्रमण के अवसर पर पूर्णमल ने शेर शाह के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था, परंतु शेर शाह इतने से संतुष्ट नहीं रह सका। राजनीतिक और धार्मिक कारणों के अतिरिक्त शेर शाह की निगाहें रायसीन राज्य की संपत्ति पर भी थी। 1543 ईस्वी में शेर शाह ने रायसीन पर आक्रमण किया। कई माह तक किले का घेरा पड़ा रहा, परंतु शेर शाह को सफलता नहीं मिली। अंत में शेर शाह ने चालाकी से काम लिया। उसने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली कि यदि किला उसे सौंप दिया जाए तो वह पूरनमल और उसके सरदारों के परिवार के सम्मान और जीवन को हानि नहीं पहुंचाएगा। कुतुब खान और शहजादा आदिल खान इस शर्त को पूरा करने के गवाह बने। इस आश्वासन पर पूर्णमल ने आत्मसमर्पण कर दिया। वह अपने राजपूत सैनिकों के साथ किले से बाहर आ गया तथा शेर शाह के खेमों के निकट ही ठहर गया। किला अफगानों को सौंप दिया गया। तत्पश्चात रायसीन के मुस्लिम परिवारों और स्त्रियों ने शेर शाह से रो रो कर पूरनमल को सजा देने की प्रार्थना की और मुल्लाओं ने शेर शाह को अपनी शपथ तोड़ देने की सलाह दी। शेर शाह को भी केवल बहाना चाहिए था। एक रात राजपूतों के खेमों को घेर लिया गया। प्रातःकाल होते होते राजपूतों को और अफगानों का उद्देश्य समझ में आ गया और उन्होंने अपने बच्चों व स्त्रियों को कत्ल करना आरंभ कर दिया, जिससे उनके सम्मान की रक्षा हो सके। उसी अवसर पर अफगानों ने राजपूतों पर आक्रमण किया। सभी राजपूत बहादुरी से युद्ध करते हुए मारे गए तथा स्त्रियों ने जौहर कर लिया। दुर्भाग्य से जो कुछ जीवित बचे उन्हें अफगानों ने गुलाम बना लिया। इन्हीं में पूरनमल की एक छोटी लड़की थी, जिसे बाजार में नाचने के लिए छोड़ दिया गया। शेर शाह ने कम से कम कीमत देकर रायसीन के दृढ़ किले को जीत लिया था, परंतु इस घटना ने शेर शाह के नाम पर सबसे गहरा धब्बा छोड़ा। इस विश्वासघात से कुतुब खान ने इतनी शर्म अनुभव की कि आत्महत्या कर ली। तो इस तरीके से हमने 1543 ईस्वी की रायसीन आक्रमण के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद हम बात करते हैं मुल्तान की 1543 ईस्वी की।
शेर शाह ने खवास खान को बंगाल से पंजाब से वापस बुला लिया था और हैबत खान को वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था। हैबत खान ने फतेह खान जाट को परास्त करके कैद किया और शेर शाह के आदेश से मुल्तान को भी विजय किया। वहाँ पर शेर शाह ने बलूचियों की परंपराओं का ध्यान रखते हुए ही शासन व्यवस्था की। संभवतया सिंध के कुछ भाग पर शेर शाह का अधिकार पहले ही हो चुका था। दोनों ही स्थानों पर शेर शाह ने अपने अधिकारियों की नियुक्ति की। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की, जिसमें 1544 ईस्वी में मालदेव से जो युद्ध हुआ उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। 1532 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात मालदेव मारवाड़ का शासक बना था। उसकी राजधानी जोधपुर थी। वह योग्य, साहसी और महत्वाकांक्षी था। मेवाड़ के पतन के पश्चात राजस्थान में कोई एक बड़ी शक्ति नहीं रह गई थी। मालदेव ने इसका लाभ उठाया। वह शेर शाह के दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करने तक राजस्थान का सबसे शक्तिशाली राजा बन गया। उसने मेड़ता, सिवाना, जालोर, टोंक, नागौर तथा अजमेर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर अधिकार कर लिया था और झांझर, जो उसकी सीमाओं में था, दिल्ली से केवल 30 मील दूर था। शेर शाह किसी भी राजपूत राजा की बढ़ती हुई शक्ति को पसंद नहीं करता था। मालदेव कभी भी उसके लिए संकट उपस्थित कर सकता था। मालदेव ने एक बार हुमायूं को सहायता देने का आश्वासन दिया था, परंतु बाद में शेर शाह की शक्ति की यथार्थता को देखकर उसने हुमायूं को सहायता तो नहीं दी, परंतु जैसे कि शेर शाह की इच्छा थी, उसने हुमायूं को कैद करने का प्रयत्न भी नहीं किया। इस कारण शेर शाह मालदेव की शक्ति को समाप्त करने का उत्सुक था। जब बीकानेर के राजा राव कल्याणमल और मेड़ता के राजा वीरमदेव ने मालदेव के विरुद्ध शेर शाह से सहायता मांगी, तब शेर शाह को बहाना मिल गया और उसने 80,000 की विशाल सेना के साथ राजस्थान में प्रवेश किया। जोधपुर से 70 मील दूर मालदेव और शेर शाह की सेना एक दूसरे के सम्मुख पहुंच गई। शेर शाह को रसद की कठिनाई थी और राजपूतों की सेना दृढ़ और शक्तिशाली थी। मालदेव भी अवसर की तलाश में था। इस कारण प्रायः 1 माह तक दोनों सेनाएं एक दूसरे के सम्मुख खड़ी रही। शेर शाह ने एक बार फिर शौर्य के स्थान पर चालाकी का सहारा लिया। उसने एक झूठा पत्र तैयार कराया जो मालदेव के कुछ राजपूत सरदारों की तरफ से शेर शाह को लिखा गया था, जिसमें उनकी तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि वे युद्ध के अवसर पर मालदेव का साथ छोड़ देंगे तथा मालदेव को कैद करके शेर शाह को सौंप देंगे। इस पत्र को मालदेव के खेमों के निकट डलवा दिया गया, जिससे वह सुविधा से मालदेव को मिल जाए। मालदेव के एक सरदार को मिल गया और उसे मालदेव तक पहुंचा दिया गया। उस पत्र का वैसा ही परिणाम हुआ जैसा शेर शाह चाहता था। मालदेव को अपने सरदारों पर भरोसा नहीं रहा। उसने युद्ध करने का निश्चय छोड़ दिया और वापस लौटने का निर्णय लिया। कुछ सम्मानित सरदारों जैसे जेता और कुंपा ने इस विश्वासघात के कलंक और आरोप को धोने का निर्णय किया और अपने कुछ हजार राजपूतों को लेकर शेर शाह पर आक्रमण कर दिया। एक एक राजपूत अंत तक बहादुरी से लड़ता हुआ मारा गया। मालदेव पर सत्यता प्रकट हो गई, परंतु जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, उसकी सेना की व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में उसे वापस लौटने के लिए बाध्य होना पड़ा। शेर शाह की यह विजय कूटनीतिक विजय थी, अन्यथा राजपूतों के शौर्य से शेर शाह इतना अधिक प्रभावित हुआ था कि उसने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान के साम्राज्य को प्राय खो चुका था। शेर शाह ने मालदेव का पीछा किया तथा अजमेर, जोधपुर, नागौर, मेड़ता, आबू आदि सभी नगर और किले उसने जीत लिए। मालदेव के पास मारवाड़ की भूमि का बहुत छोटा सा भाग रह गया। शेर शाह ने वीरमदेव को मेड़ता और कल्याणमल को बीकानेर दिया तथा जोधपुर से मेवात तक के बाकी सभी क्षेत्र को खवास खान की सूबेदारी में सौंप दिया गया। परंतु शेर शाह की मारवाड़ विजय स्थायी नहीं रह सकी। शेर शाह की मृत्यु के पश्चात खवास खान ने विद्रोह कर दिया और मालदेव ने धीरे धीरे संपूर्ण मारवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। परंतु यह कार्य शेर शाह की मृत्यु के पश्चात 1546 ईस्वी में ही
संभव हो सका। आगे हम बात करते हैं 1545 ईस्वी में बुंदेलखंड की, कालिंजर की। कालिंजर का दृढ़ किला कीरत सिंह के अधिकार में था। मालवा और राजस्थान की विजय के पश्चात प्रशासकीय और सैनिक महत्व के कारण शेर शाह ने उसको जीतना आवश्यक समझा। राजा कीरत सिंह ने हुमायूं के आधिपत्य को स्वीकार किया था और संभवतया उसके लड़के वीर भानु ने चौसा के युद्ध के पश्चात हुमायूं को कड़ा तक सुरक्षित पहुंचाने में सहायता दी थी। इस कारण जब तक वह शेर शाह के आधिपत्य को स्वीकार नहीं कर लेता, यह विश्वास किया जा सकता था कि उसकी सहानुभूति मुगल वंश के प्रति थी। यह भी कहा जाता है कि शेर शाह कीरत सिंह की एक नाचने गाने वाली दासी को हथियाना चाहता था, जिसकी उसने बहुत प्रशंसा सुनी थी। जब रीवा के राजा वीरभान बघेला ने शेर शाह की आज्ञा ठुकराकर राजा कीरत सिंह के यहाँ शरण ली, तब शेर शाह ने उसे वापस मांगा। कीरत सिंह के इनकार करने पर शेर शाह को कालिंजर पर आक्रमण करने का बहाना मिल गया। नवंबर 1544 ईस्वी में शेर शाह ने किले का घेरा डाल दिया। लगभग 6-7 माह के घेरे के पश्चात भी किले को जीता नहीं जा सका। 22 मई 1545 ईस्वी को शेर शाह ने किले की दीवार को गोला बारूद से उड़ा देने की आज्ञा दी। इन्हीं में से बारूद का एक गोला किले की दीवार से टकराकर वापस आया और गोला बारूद के ढेर में आकर गिरा, जिससे उसमें आग लग गई। शेर शाह पास ही खड़ा था, वह बुरी तरह से जल गया। उसने किले को जीतने की आज्ञा दी। अफ़गानों को सफलता मिली और शाम तक किले पर अधिकार कर लिया गया। मृत्यु से पहले किले पर अधिकार की सूचना पाकर शेर शाह संतोष प्रकट करता हुआ 22 मई 1545 ईस्वी को मारा गया। डॉक्टर कानूनगो के शब्दों में इस प्रकार एक महान सैनिक और राजनीतिज्ञ का अंत अपने जीवन की विजयों और लोक हितकारी कार्यों के मध्य में ही हो गया। अपनी मृत्यु के समय तक शेर शाह ने गुजरात, असम और कश्मीर को छोड़कर उत्तर भारत के प्रायः संपूर्ण भूप्रदेश पर अपनी सत्ता स्थापित करने में सफलता पाई। शेर शाह ने एक मामूली जागीरदार के पुत्र की स्थिति से उठकर सुल्तान का पद प्राप्त किया और एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया। अफ़गान शासकों में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए शेर शाह का यही कार्य पर्याप्त था, परंतु शेर शाह की योग्यता इससे भी अधिक थी। वह एक महान शासन प्रबंधक भी सिद्ध हुआ, अतः वह मध्य युग के श्रेष्ठ शासकों में से एक माना जाता है। तो इस तरीके से आज के इस व्याख्यान के माध्यम से हमने शेर शाह सूर के साम्राज्य विस्तार के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।